हेलो एवरीवन, आज डेट है 2 जून 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर के पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में अगर थोड़ा ब्रॉडली हम रिव्यू करें तो ये पूरे आइलैंड्स 265 छोटे और बड़े आइलैंड से मिलकर बने हुए हैं, जिसमें अंडमान जो आइलैंड्स हैं जिसमें 203 आइलैंड्स हैं और निकोबार आइलैंड्स में 62 आइलैंड्स हैं। देखो ये जो डिजिट्स है ना, ये जो फैक्ट्स आपको दिए हैं कि इतने आइलैंड से मिलकर के ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बना हुआ है, ये तो ट्रिवियल फैक्ट्स हैं। ऐसे डायरेक्ट यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए कि हाँ इतने नंबर से मिलकर के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बना हुआ है। जैसे कल हमने लक्षद्वीप को डिस्कस किया था तो वो लगभग 36 आइलैंड से मिलकर के बना हुआ था। अगर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की एक्सटेंशन की बात करें तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 13 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक ये फैला हुआ है। हमारा जो लास्ट पॉइंट है, सबसे लास्ट पॉइंट इंडिया का इंदिरा पॉइंट, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से या फिर पार्शियन आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, वो 6 डिग्री 45 मिनट के ऊपर एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट, ये जो अंडमान आइलैंड्स हैं, ये देखो नॉर्थ में है अंडमान आइलैंड और साउथ में है निकोबार आइलैंड। जो अंडमान आइलैंड है वो मेजरली 3 मेजर आइलैंड में बटा हुआ है, जिसमें है नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान, और उसके लास्ट में है यहाँ पर ये है लास्ट में लिटिल अंडमान। ये जो साउथ अंडमान है और लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पैसेज है, डंकन पैसेज, और जो इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वो साउथ अंडमान में एग्जिस्ट करती है। अब जो लिटिल अंडमान है और निकोबार आइलैंड्स है उसके बीच में 10 डिग्री चैनल गुजरता है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को और निकोबार आइलैंड को कौन सा चैनल सेपरेट करता है, तो आपको पता होना चाहिए 10 डिग्री चैनल। और कल हमने 9 डिग्री चैनल के बारे में भी डिस्कस किया था, और ठीक है, इसके अलावा आपको 11 डिग्री चैनल के बारे में, 8 डिग्री चैनल के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि कौन किसको सेपरेट करता है। तो ये 10 डिग्री चैनल के बारे में हमने देखा, और ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन है, तो इस तरीके के जो फैक्ट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। पोर्ट ब्लेयर के बारे में हम देख ही चुके हैं। अब अगर ग्रेट निकोबार आइलैंड्स की बात करें, मतलब निकोबार जो आइलैंड्स हैं उनकी अगर हम बात करें, तो ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है वो ग्रेटेस्ट, मतलब सबसे बड़ा आइलैंड है निकोबार आइलैंड्स में। ग्रेट निकोबार आइलैंड साउथ में आइलैंड है ये, और जो कार निकोबार है वो नर्दर्न पार्ट है निकोबार आइलैंड्स का। ये जो आइलैंड्स हैं इनको ये माना जाता है कि नॉर्थ में जो हमारा हिमालयन माउंटेन है उसी का ही एक्सटेंशन है। मतलब अरुणाचल प्रदेश के पास में आकर के जब बेंट होता है हिमालय, और वहाँ यहाँ तक लगभग वो एग्जिस्ट फैला हुआ है साउथ वार्ड डायरेक्शन में, उसका एक्सटेंशन है हमारे हिमालयन माउंटेन का, और सी के अंदर फैला हुआ माउंटेन है। और जो पार्ट सी के ऊपर है, मतलब ये माउंटेनियस रीजन है, लेकिन जो पार्ट है वो आइलैंड के रूप में दिखता है। अब अगर हम बात करें, देखो जो हमारा अंडमान आइलैंड्स के पार्ट हैं उसमें छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जैसे कि नारकोंडम आइलैंड हो गया, इसके अलावा यहाँ पर बैरन आइलैंड हो गया। ये दोनों जो आइलैंड है वो वोल्केनिक आइलैंड है, जिसमें बैरन आइलैंड जो है वो एक्टिव वोल्केनो है। ये तो देखो अभी एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। नारकोंडम आइलैंड पर जो वोल्केनो है वो तो एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, लेकिन बैरन आइलैंड पर जो वोल्केनो है वो एक्टिव वोल्केनो है। लेकिन हमारे इंडिया की जो मेन लैंड है उस पर कोई भी एक्टिव वोल्केनो नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो आइलैंड्स हैं ये मेजरली जो ये रीजन है वो फॉरेस्टेड कवर्ड हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा माउंटेनियस पार्ट भी है यहाँ पर, और कुछ यहाँ पर कोरल रीफ्स का भी जमाव पाया जाता है। कल हमने जो लक्षद्वीप आइलैंड्स को डिस्कस किया था वो कोरल रीफ से बने हुए हैं। अब कोरल रीफ क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको पता होना चाहिए, और आपको नीचे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताना है।
इसके जो सबसे हाईएस्ट पीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है सैडल पीक। 737 मीटर उसकी ऊंचाई है और नॉर्थ अंडमान में यहाँ पर यह हाईएस्ट पीक पाई जाती है। तो ये हमने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में देखा। इसके अलावा यहाँ पर देखो सेंटिनल आइलैंड है, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है। यहाँ पर सेंटिनलीज ट्राइब पाई जाती है, उसको लेकर भी काफ़ी न्यूज़ में है। रोटलैंड आइलैंड है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हैवलॉक आइलैंड, ये काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। तो जो देखो सब आइलैंड्स का नाम आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे तो आपका इतना फैक्ट्स हो जाएगा कि आप उसको रिपीट ही नहीं कर पाओगे। आपको जो भी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको व्यू करके ब्रॉड व्यू में आपको पढ़ना है सब कुछ, सारी सब्जेक्ट, और जो करंट अफेयर्स से जो टॉपिक्स रिलेटेड होते हैं उनको अच्छे से डीपली स्टडी करना है, ताकि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आए उनको हम अच्छे से सॉल्व कर सकें। कम से कम 1.5 ईयर का, मतलब 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर्स आपको टिप्स पर होना चाहिए। और जो करंट अफेयर्स में जो भी पॉइंट्स न्यूज में हैं आपके स्टैटिक पोर्शन से उसको कनेक्ट करके आपको स्टडी करना है। इस तरीके से यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है वो काफ़ी इजीली आप लोगों के लिए हो जाएगा। तो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में सारे बेसिक फैक्ट्स हमने देखे। अब द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रंट पेज पर जो न्यूज़ है उसको डिस्कस करते हैं। आईएमडी ने मॉनसून को लेकर के बोला है कि हमने जो पहले जो आकलन किया था, स्पेकुलेशन लगाया था, उससे बढ़कर के जो मॉनसून है वो आएगा। 6% का इंक्रीज़ उन्होंने बोला है कि सेंट्रल इंडिया को 6% का इंक्रीज़ देखने को मिलेगा, मतलब बारिश ज़्यादा होगी। आईएमडी के बेसिक फैक्ट्स की बात करें तो इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, 1875 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है। देखो जब भी ऐसी टर्म आती हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको उसके सारे बेसिक फैक्ट्स पता हों कि कब एस्टेब्लिश हुआ था, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, क्या क्या उसके स्पेशल काम है, ये सब कुछ, ताकि इस तरीके की जो टर्म्स है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ग्रुप्स हैं, उनके बारे में आपको सारे बेसिक फैक्ट्स क्लियर हो जाएं। तो इस तरीके की अगर कुछ हम रिपीट नहीं कर पाते हैं तो आप जब ऐसी टर्म्स जैसे मान लो अपने पेपर डिस्कस किया और ऐसी टर्म न्यूज़ में है तो आप खुद उसके बारे में गूगल सर्च करके जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं उनको लिख लिया करो, ताकि वो रेगुलर अगर आप उनको रिपीट करते रहोगे तो वो आपको याद रहने लग जाएंगी। नेक्स्ट न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि आप पीएम केयर्स फंड के तहत आप वो बच्चे जिन्होंने कोविड-19 के दौरान अपने पेरेंट्स को खो दिया, उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई, उनके लिए आपने स्कीम बनाई है। तो ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए जो स्कीम बनाई है उसकी डिटेल देने की आपको आवश्यकता है। इस स्कीम के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि पीएम केयर्स फंड के तहत जो बच्चे हैं उनके लिए एड, स्कूल की शिक्षा के लिए, मेडिकल के लिए, उनको शिक्षा के लिए पैसा दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, और 18 साल तक की एज तक का उनका शिक्षा का खर्चा, उनके मेडिकल क्लेम, ये सब कुछ उठाया जाएगा। 10 लाख रुपए एक बच्चे के लिए एक फ़ंड क्रिएट किया जाएगा, और जब वो 23 एज का वो बच्चा हो जाएगा, उसकी एज 23 एज हो जाएगी, तब वो रुपए उसको दिए जाएंगे। जो बच्चे बहुत छोटे हैं उनको वो अपने आसपास की जो स्कूल है उनमें एडमिशन ले सकते हैं। उनका पैसे जो है, उनका जो खर्चा है, स्कूल की जो फीस है, वो सब कुछ गवर्नमेंट पे करेगी। नेक्स्ट न्यूज, दिल्ली हाई कोर्ट क्वेश्चन सेंटर ऑन नॉट प्रायोरिटाइजिंग यूथ फॉर वैक्सीनेशन। देखो दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा है कि आपने अपने जो यूथ, जो आपका फ्यूचर है, जो आपकी कंट्री का फ्यूचर है, जो आपको रिप्रेजेंट करेगा, उस यूथ को, मतलब 18 से 44 साल की एज के जो लोग हैं उनको आपने प्रायोरिटाइज नहीं किया कि वैक्सीनेशन भी उनको ज़रूरी है, उनको लगनी ही चाहिए, अनिवार्य नहीं किया। तो ये करना चाहिए, और इस चीज़ के लिए जो हमारे कंट्री है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसको फॉरवर्ड एक्शन में काम करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज, ओडिशा झारखंड वांट सेंटर टू प्रोक्योर जैब्स। कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो स्टेट है, पहले केरला ने भी अपना कंसर्न क्रिएट किया कि जब हम विदेशी फॉरेनर जो जैब्स हैं, फॉरेनर जो वैक्सीन है, उनके साथ में जब हम कंसल्ट करते हैं तो वो प्रायोरिटाइज करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर डिस्कस करे वैक्सीनेशन को लेकर के तो हम ज़्यादा अच्छे से वैक्सीनेशन उनको प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो इसी को लेकर के अब उड़ीसा और झारखंड के जो सीएम हैं उन्होंने भी सेंट्रल गवर्नमेंट से अर्ज किया है कि आप ही इन वैक्सीनेशन जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनसे डिस्कस कीजिए, और वैक्सीनेशन सभी स्टेट्स को अवेलेबल करवाने के लिए ये डिस्कशन सेंट्रल गवर्नमेंट के करने की आवश्यकता है,
क्योंकि पहले भी हमने डिस्कस किया कि फेडरल लेवल पर जो गवर्नमेंट है उसके साथ में वो डिस्कस करना, डील करना, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ज़्यादा प्रेफर करते हैं ताकि सभी स्टेट्स को वैक्सीनेशन प्रोवाइड हो पाए। और जो हमने टारगेट लिया है कि हम वैक्सीनेशन देंगे इस साल के लास्ट तक, सभी हमारी जो पॉपुलेशन है उसको हम वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाएंगे। उसके लिए वैक्सीन आना ज़रूरी है विदेश से, क्योंकि हमारे इंडिया में इतनी वैक्सीन का प्रोडक्शन नहीं है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, डीएम एक्ट is of 2005 vintage was first enforced during pandemic। देखो, सबसे पहले तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या है। 2004 में हमारे इंडिया में सुनामी आई। सुनामी के बाद में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 बनाया गया और उसमें ये डिसाइड किया गया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, मतलब डीएम है, उनको ये पावर है कि वो क्या करें, उसको इम्प्लीमेंट करें, कोशिश करें एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब वेस्ट बंगाल के जो चीफ सेक्रेटरी थे, जिनका नाम था अलापान बंदोपाध्याय, उनके एक नोटिस जारी किया गया है यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 51 के तहत। उसमें ये जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं उसमें उनके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है, उनको 2 साल तक की जेल भी हो सकती है या उससे ज़्यादा की भी जेल हो सकती है। उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब साइक्लोन जब आया वेस्ट बंगाल को अफेक्ट किया तो उसका रिव्यू करने के लिए पीएम ने एक मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज की और उसमें वो चाहते थे कि ये भी प्रेजेंट हो, लेकिन इन्होंने आने में और रिप्रेजेंट होने में जिस तरीके की आनाकानी की, जिस तरीके से वो रिप्रेजेंट हुए, उससे प्रॉब्लम हुई है और उसी को लेकर के नोटिस जारी किया गया है। तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट, देखो कोविड-19 पेंडेमिक, ठीक है, कोविड-19 पेंडेमिक डिजास्टर है। उसके बाद में जो ये साइक्लोन जो आ रहे हैं रेगुलर, जैसे हमने पहले अरब सी में देखा, उसके बाद में हमने बे ऑफ बंगाल में देखा तुकाते और यास साइक्लोन, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को काफ़ी न्यूज़ में बना देती हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ी सी व्यू ले लेना कि क्या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है और उसमें किस चीज़ के बारे में अच्छे से बताया गया है। नेक्स्ट न्यूज, ब्रिक्स विल हेल्प इंडिया इन फाइटिंग कोविड-19 से चाइना मिनिस्टर। ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है, ब्रिक्स के जो मिनिस्टर्स हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर्स, उनकी मीटिंग हुई। उसमें चाइना ने बोला है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए हम इंडिया की हेल्प करेंगे। ब्रिक्स के बारे में आपको बेसिक फैक्ट पता ही है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सबसे लास्ट में इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था। पहले ये ब्रिक के नाम से जाना जाता था और साउथ अफ्रीका बाद में ऐड होने के बाद में इसको ब्रिक्स, मतलब इसका जो एक्रोनिम है वो ब्रिक्स बन गया। देखो, ब्रिक्स को लेकर के भी यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में कि क्या ब्रिक्स स्टार्टिंग से ही ब्रिक्स के नाम से जाना जाता था, तो नहीं। 2006 में जब इसके बारे में स्टार्ट हुआ था तो ये जो ब्रिक्स है वो स्टार्ट में ब्रिक के नाम से, बाद में 2009 के लगभग साउथ अफ्रीका जब इसमें ऐड हुआ तब इसको ब्रिक्स के नाम से जानने लगा। जल्द ही ब्रिक्स अपने 15 साल जो कंप्लीट करने वाला है और इस साल की जो मीटिंग है, होस्ट मीटिंग, जो हेड है वो इंडिया को मिला है, मतलब पावर जो चेयर है वो इंडिया को मिली है कि ब्रिक्स की जो मीटिंग है उसको ऑर्गेनाइज करवाने की। 15 ईयर्स कंप्लीट करने वाला है, उसी को सेलिब्रेट ब्रिक्स करेगा। नेक्स्ट न्यूज, चाइनाज पॉपुलेशन नॉर्म्स सर्व एज अ वार्निंग फॉर इंडिया। चाइना की पॉपुलेशन की कुछ स्ट्रेटजी रही है। पहले चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो किया, उसके बाद में 2 चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो किया और अब चाइना ने पेरेंट्स को अलाउ कर दिया है कि वो तीसरा बच्चा भी पैदा कर सकते हैं। मेजर रीज़न क्या है कि चाइना में एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा दिखने लगी है कंपैरिजन टू यूथ पॉपुलेशन। इसी का मेन रीजन है कि आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो तो एजिंग पॉपुलेशन होगी, आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो तो काफ़ी कम हो जाएगा। तो इंडिया को इससे सीखने की आवश्यकता है। इंडिया के लिए वार्निंग है कि जो बच्चों को जो फर्टिलिटी रेट है इंडिया की वैसे 2.1 है। हमारे बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जैसे सिक्किम, लक्षद्वीप, वहाँ की फर्टिलिटी रेट बहुत कम है और उसका असर देखने को मिल गया है कि वहाँ पर यूथ पॉपुलेशन कम है कंपैरिजन टू ओल्ड पॉपुलेशन। तो एजिंग पॉपुलेशन होने की वजह से जो आपके वर्क स्ट्रेंथ है उसके ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। जो न्यू आइडियोलॉजी, न्यू इनोवेशन, उसके ऊपर आप कम वर्क कर पाते हो। इंडिया के लिए
इंडिया को वार्निंग है, इंडिया को समझना चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स इंडिया में कभी भी क्रिएट ना हो। प्रॉब्लम क्या हुई थी चाइना में कि पॉपुलेशन जब इंक्रीज़ होती जा रही थी तब उन्होंने इस तरीके के रूल्स अपनाए थे ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के चक्कर में जो एजिंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा इफेक्ट होने लगी। तो आने वाले समय में जो वहाँ पर क्रिएट होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो वर्क होगा वो काफ़ी लो हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है, देखो, एनजीटी ऑर्डर्स यूपी गवर्नमेंट टू टेक एक्शन ऑन इलीगल सैंड माइनिंग। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यूपी गवर्नमेंट को ऑर्डर दिए हैं कि आप इलीगल जो सैंड माइनिंग आपके यहाँ होती है उसके लिए एक्शन लीजिए। इसके अलावा एनजीटी ने पहले भी बोला है कि आप एक ऐप बनाइए, उस ऐप के ऊपर सब कुछ डिस्क्रिप्शन हो, हर चीज़ को वहाँ पर व्यू किया जा सके और देखा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, वैक्सीनेशन रेट इज़ की टू लिफ्टिंग लॉकडाउन्स आईसीएमआर के बारे में आपको सारे बेसिक फैक्ट्स कि इसको पहले 1911 में इसको एस्टेब्लिश किया गया, 1949 में इसका नाम आईसीएमआर कर रखा गया, पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आती है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ये आप पता करोगे, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे। आईसीएमआर ने बोला है कि अगर वैक्सीनेशन रेट अच्छी रही और हमने जल्दी से जल्दी अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया तो हम लॉकडाउन को जल्दी से हटा पाएंगे। देखो, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंपैरिजन अगर किया जाए इंडिया की पॉपुलेशन की जिसको वैक्सीनेशन हुई है तो अदर कंट्रीज से, जैसे यूएस, ब्राज़ील, उनसे काफ़ी कम रेट है हमारे यहाँ पर। हमने टारगेट तो ले लिया है कि दिसंबर लास्ट तक हम सभी पॉपुलेशन को, हमारी पॉपुलेशन जिसको मैंडेटरी है वैक्सीनेशन लगवाना, उनको वैक्सीनेशन दे देंगे। लेकिन जो हमारा टारगेट चल रहा है, जिस स्पीड से हम वैक्सीनेशन दे रहे हैं, उससे काफ़ी परेशानी होएगी। नेक्स्ट न्यूज, एनसीपीसीआर ट्रैक्स डाटा ऑन ऑर्फन्स। एनसीपीसीआर, देखो, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उसने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया है कि जो बच्चे जिनकी पेरेंट्स की डेथ हो गई, जो ऑर्फेंड हो गए हैं, उन बच्चों को धकेला जा रहा है चाइल्ड ट्रैफिकिंग में, उन बच्चों का ट्रेड किया जा रहा है, ट्रैफिकिंग किया जा रहा है, और ये काफ़ी हाई रिस्क है उन बच्चों के लिए। तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को काम करना चाहिए अच्छे से। बाल स्वराज एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बनाया गया है नेशनल चाइल्ड राइट्स बॉडी के रूप में, और यहाँ पर लगभग 10,000 बच्चे जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन की इमीडिएट नीड है। इसमें इन बच्चों में ऐसे बच्चे जिनकी एज 0 है और 17 ईयर्स तक के बच्चे जो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से पिछले साल मार्च 2020 से अब तक ऑर्फेंड हो गए हैं या उनको अबेंडन कर दिया गया है, वो सारे बच्चे इसमें शामिल हैं। ये जो एनसीपीसीआर है, इन्होंने एक बात और बोली है कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, वो बच्चों की जो डिटेल्स हैं उनको प्राइवेट एंटिटीज़ और एनजीओ को ट्रांसफ़र कर रही हैं, जिसकी वजह से इन बच्चों की ट्रैफिकिंग का जो इशू है वो काफ़ी मेजरली इंक्रीज़ हुआ है। तो गवर्नमेंट को अच्छे से वर्क करना चाहिए, इन बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज, नो ड्रामेटिक राइज सीन इन केस अमोंग माइनर्स। देखो, ये बोला जा रहा है कि जो अब बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे, लेकिन यहाँ पर बोला गया है स्टेट के द्वारा कि अभी कोविड-19 के जो पेशेंट हैं वो बच्चों में बहुत कम केसेस देखने को मिल रहे हैं। 0.07% मई 2021 तक बच्चे माइनर्स जो हैं जिन्होंने अपनी डेथ हो गई, जिन्होंने अपनी लाइफ को खो दिया इस डिजीज़ की वजह से, वो सिर्फ इतने बच्चे इफ़ेक्ट हुए हैं। 0 से 5 साल के जो बच्चे हैं वो 1.3%, 6 से 11 साल के बच्चे 2.4% और 12 से 17 साल के बच्चे हैं 4.1%। टोटल जो बच्चे हैं उनका 7.8% बच्चे इफ़ेक्ट हुए हैं, जिसमें जो डेथ रेट है वो काफ़ी कम है। मतलब कोविड-19 डिजीज़ की वजह से बच्चों में इफ़ेक्ट बहुत कम देखने को अभी तक मिला है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज, देखो, यूरोप शुड स्पीक इन वन वॉइस। लिथुआनिया उनके जो एम्बेसडर हैं उनका ये इंटरव्यू है, और उन्होंने ये बोला कि 17+1 एक ग्रुप बना था। ये ग्रुप इसलिए बना था कि इसमें यूरोपियन की, ईस्टर्न यूरोपियन और सेंट्रल यूरोपियन जो कंट्रीज है वो चाइना के साथ मिलकर के एक ग्रुप बनाया गया था, और इसमें देखा गया था कि ट्रेड करेंगे, एक दूसरे के जो कंसर्न हैं, जो एग्रीमेंट हैं उनको साइन करेंगे, एक दूसरे की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर करेंगे, और इस तरीके से अच्छे से ग्रो करेंगे। तो लिथुआनिया के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने बोला कि EU जो ऑर्गेनाइजेशन है
उसको छोड़ करके उसके जो कंट्रीज हैं उन्हीं ने मिलकर के ये ग्रुप्स बनाए थे, और ये ग्रुप इस तरीके से सक्सेस नहीं हो पाया जितना इसमें सोचा गया था। जितनी प्लानिंग की गई थी ना कि इतने अच्छे से ये वर्क काम करेगा, चाइना के साथ मिल करके हम कोशिश करेंगे कि कोऑपरेशन हो, और 9 साल पहले ये ग्रुप बनाया गया था। जितना बेनिफिशियल इसको सोचा गया था उतना बेनिफिशियल ये ग्रुप रहा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, WHO गिव्स नोट टू चाइना सिनोवैक जैब। देखो ये चाइना की सेकंड वैक्सीन है जिसको WHO ने अपनी सहमति दे दी है। इससे पहले अब दी है सिनोवैक को, और इससे पहले सिनोफार्म जो वैक्सीन है उसको दी गई थी। तो ये 2 वैक्सीन हो गई हैं चाइना की जिनको WHO ने अप्रूवल दे दिया है। इसके अलावा WHO ने फाइजर, बायोनटेक, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, एस्ट्राजेनेका जिसको इंडिया में कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है, जिसको इंडिया में प्रोड्यूस किया गया था, और इन सारी जो वैक्सीन को WHO ने अप्रूवल दे दिया है कि इनको आप इमरजेंसी में यूज कर सकते हो। अब ये जो लिस्टिंग है ना, लिस्टिंग इसकी वजह से जो वैक्सीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी आसान हो जाएगा, क्विकली हो जाएगा, और हम कोवैक्स स्कीम में, जो कोवैक्स इनिशिएटिव जिसके तहत पुअरर जो कंट्रीज़ हैं उनको इजीली अवेलेबल करवाई जा सके वैक्सीन, उसमें भी ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।